हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जो कि एक एनालिटिकल एक विश्लेषण वाली वीडियो होने वाली है पेपर वन से रिलेटेड। यानी 25 तारीख से 29 तारीख तक जो भी पेपर वन का पैटर्न रहा है, आज हम उस पर विश्लेषण करने वाले हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट, एक अहम और ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो है, जल्दी से मैं विश्लेषण कर देता हूं कि हमारे पेपर वन का पैटर्न कैसा रहा है, हमें क्या इसका आकलन करना चाहिए और दिसंबर की परीक्षा में कैसे हमें अपने आप को जेआरएफ और नेट के लिए तैयार करना चाहिए, या कैसे हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। इस पर भी आपको आज थोड़ा सा इंसाइट देखने को मिल सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। 25 तारीख से 29 तारीख तक यूजीसी नेट जून की परीक्षा संपन्न कराई गई और बिना किसी व्यवधान, बिना किसी डिस्टरबेंस के बहुत ही सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा के संपन्न होने के साथ साथ बहुत सारे सवाल हमारे ध्यान में आते हैं जिनके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं थे, जो कि हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। वही सवाल हैं जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर में अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। और उन सवालों का जब हम जायज़ा लेते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। वो ये है कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, एक औसत अगर हम निकालते हैं, तो हमें ये जो क्वेश्चन लगता है या जो एग्ज़ाम हमने दिया है या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो आपको मेमोरी लेवल की तरफ लेके जाता है। मेमोरी लेवल की तरफ लेके जाने का मतलब क्या है कि ये रटंत पद्धति पर आधारित हमें दिखता है, जिसको हम रूट लर्निंग भी कहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सारे ही शिफ्ट में जितने भी परीक्षा 25 से 29 तारीख में हुई है, हर शिफ्ट में आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कालक्रम वाले क्वेश्चन होते हैं कि पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, पहले कौन सी संस्था स्थापित की गई भारत में, उसके बाद कौन सी आई। तो इससे हमें देखने को यह मिलता है कि हमारा जो पेपर है वो कहीं ना कहीं रोट लर्निंग यानी रटने की विद्या पर आधारित है। ठीक है, हमारी जो पूरा क्वेश्चन है वो मुझे अपना जो लग रहा है वो देखने में यही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रोट लर्निंग पे यानी रटने की विद्या पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रोनोलॉजी देखने को मिल रहा है, और जब भी क्रोनोलॉजी की बात आती है तो यहां पर कॉन्सेप्ट से हम डील नहीं करते हैं, हम उन बातों से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अल्फाबेट पढ़ रहा हो तो ए बी सी डी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यहां पर कोई कॉन्सेप्ट का जरा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हमें अपने एग्जाम में भी कोई कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का देखने को नहीं मिला। बहुत सारे क्वेश्चन में, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप पता चले इसको सामान्य कर लें, आप इसको जनरलाइज कर लें, तो कुछ क्वेश्चनों में ये क्रोनोलॉजी देखने को मिली है जो कि फैक्ट्स पर आधारित है। यहां पर हमें कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम किसको प्रीफर करते हैं? हम प्रीफर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चंस आपको आसानी से हल हो जाएंगे। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि आपका आरसी, कई शिफ्ट में आरसी आसान भी आया है, कई शिफ्ट में आरसी लेंदी में आया। आरसी विच इज हिंदी में जिसको हम कहते हैं बोधगम्यता, और इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि टाइम कंज्यूमिंग दिखा है। अब कोई अनसीन पैसेज टाइम कंज्यूमिंग कब होता है? जब हमको डायरेक्टली उसके जवाब इन्फर करने में कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो डिफिकल्टी हुई एस्पिरेंट्स को उनके जवाब ढूंढने में, फेचिंग द आंसर। ठीक है, तो यहां पर डिफिकल्टी फेस की गई जब हम बात करते हैं आरसी की, और आरसी पूरे ही आप यूं कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर निकल के आया है पेपर वन में। अगली जो बात है, जो कि हमने डिस्कस भी की थी और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वेटेज स्कैम के नाम से, आपने वो वीडियो शायद देखी भी होगी, नहीं देखी हो तो जाके देख लें। वहां से एक बात ये निकल के आती है कि हमारे इस जून की परीक्षा में हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस की एब्सेंटी हमें दिखी, कि ये जो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है और जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं नदारद है, गायब हुआ दिखता है। जबकि हम ये कहते हैं कि जब हर यूनिट से 5 क्वेश्चन असाइंड हैं, चलो 5 की जगह 6 1 से कर लो, 1 से 4 कर लो, या इंटरडिसिप्लिनरी ये हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये देखने को मिला है
सच्चाई क्या है? वो तभी हो सकती है जब आपके आंसर की आएगी और वहां से हमको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, ये आपके बताए हुए क्वेश्चन पे एक आपने जो बताया है हमसे, उससे हम कुछ ना कुछ इससे आप समझ सकते हो कुछ जिस्ट निकाल पा रहे हैं, कुछ समराइज, कुछ सारांश अगर हम दे पा रहे हैं तो वहीं से निकल के आ रहा है कि कभी कभी किसी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 क्वेश्चन, आईसीटी के 7 क्वेश्चन, और कभी कभी मूवीज के 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो इंग्लिश का पेपर जिसको लेके इतने सवालिया निशान लग रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर इस तरीके का वाहियात तरीके का क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो कि पिछले 3-4 साल में पहली बार ये देखने को मिला है। और बहुत इंग्लिश के अंग्रेजी पेपर 2 के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लिटरेचर से फोकस हटा दिया गया। लिटरेचर की तरफ, यानी जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसकी तरफ कोई फोकस इस तरीके का नहीं था जैसा कि हम अज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश में काफी बच्चों को एड़ी रगड़नी पड़ी है। दूसरा है कि सम यूनिट डोमिनेट कर रही थी, जो कि मैंने उस यूनिट में, उस वीडियो में भी बात की थी कि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डोमिनेट कर जा रहे हैं और वो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मूवीज वाले क्वेश्चंस की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों 5-5, 6-6 क्वेश्चन मूवीज के आ रहे थे? भाई, मूवीज के क्वेश्चन देने का क्या मतलब है? या तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या ऐसे कुछ संस्थान होते जो कि फिल्मों से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो आपके यूनिट में होते। कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन का पार्ट। चलो ठीक है, आपको देना ही था, 1-2 क्वेश्चन दे देते किसी 1-2 शिफ्ट में, मगर लगातार इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन यहां पर दे के आपने जो यूनिट असाइंड है, बाकी 10 यूनिट्स, उनके क्वेश्चनों के साथ एक अन्याय कर दिया, एक नाइंसाफी कर दी है, उनके क्वेश्चन आपने घटा दिए हैं। ये अननेसेसरी क्वेश्चन देंगे मेरे हिसाब से। ये जो एरिया है मूवीज का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, ये अननेसेसरी है। आप किसी एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन दे देते, समझ में आता, मगर हर शिफ्ट में देने से वेटेज जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। वेटेज में एक इंबैलेंस हमको देखने को मिल जाता है, और वो कुछ ऐसे ही फिजूल के टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उनसे। दूसरी बात है, दूरदर्शन अगर आप देते हो, मैं यहां पर एग्री करता हूं, क्योंकि दूरदर्शन होना चाहिए। हम स्वयं पढ़ते हैं, ठीक है, स्वयं प्रभा पढ़ते हैं, डिजिटल एज पढ़ते हैं, ठीक है, तो दूरदर्शन आप दे सकते हो। और दूरदर्शन की एक अपना इतिहास है, एक अपनी कहानी है, आप वहां से पूछ सकते हो, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूरदर्शन के आपने क्वेश्चन पूछ लिए, चलिए ठीक है, और एक ही 2 शिफ्ट में ये पूछे गए, सारे शिफ्ट में नहीं आया। लेकिन मूवीज के क्वेश्चन ये सारे शिफ्ट में आए, और ये आपत्ति की बात होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को शायद ये ना लग रहा हो, लेकिन ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से जो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है वहां से आपने घटा के ये क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, जो कि बिल्कुल कहीं से भी आप ये कह सकते हो कि कोई इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है मैथ्स का जो लेवल है, वो अगर देखते हैं हम तो कहीं कुछ शिफ्ट में एडवांस देखने को मिला है। हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, हम प्रिपेयर रहते हैं कि आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, और एनटीए आसान को ही और हमारी जो एबिलिटी है उसको टेस्ट करता है, ना कि वो हमारे एडवांस लेवल को टेस्ट करता है। अब यहां से ये जो बातें मैंने आपसे बताई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो एनटीए ने पूछ ली, वो एनटीए जानता है या भगवान जानता है क्यों पूछी। पेपर 2 के कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो काफी टफ आए। जैसे अगर मैं मसलन एक बात करूं, इंग्लिश, जो कि काफी लोगों ने इस पर उंगली भी उठाई है इंग्लिश के बारे में, ठीक है, और वो अभी भी एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इन सारे सिनेरियो के बाद भाई एग्जाम तो हमको देना है। अब एग्जाम देने के लिए बीइंग अ एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख लीजिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, डीआई में आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये 2 यूनिट ऐसे हैं कि जिसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट आसान है और एक यूनिट थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है कैलकुलेशन के ग्राउंड पे, तो दोनों में ही टाइम हम मैनेज कर लें। ठीक है, बाकी यूनिट्स को भी मैनेज करना जरूरी है। ये तो मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे
पे मैंने आपको DI और RC रखा, बाकी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम को आप मैनेज करके चलें। दूसरा बेटा, सिलेबस आपको नहीं छोड़ के जाना है। ये बात मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि पता चला हमने 2 यूनिट छोड़ दी कि चलो 8 यूनिट पढ़ लेते हैं, इन 8 यूनिट से JRF मेरा निकल भी जाता है। अगर आपने उस 8 यूनिट में कितने क्वेश्चन हो गए, 8 पंजे 40 क्वेश्चन में अगर आपने 39 या 40 के 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो JRF का आपका चांस बन जाएगा। तो अब पता चला कि जो यूनिट पढ़ के गए उसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए और जो छोड़ के गए उससे सारी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कोशिश करें कि जल्दी स्टार्ट करें और अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। अगली बात, तैयार रहिएगा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए, बॉलीवुड के क्वेश्चन के लिए, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए, ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 20% 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो इन्हीं के खाते में आते हैं। ठीक है, अब यहां पे जून एग्जाम का जो फॉर्मेट मुझे जो लगा, एक तो मेंटल ड्रेन था। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कआउट आपको करना पड़ा, कोई रोड मैप नहीं था सिलेबस के लिए कि कैसा हम टारगेट लेके चल रहे हैं, कैसा हम पैटर्न लेके चल रहे हैं। जस्ट रोड ब्लॉक्स था, सड़कें बड़ी जाम थी। और यहां पर एक चीज जो देखने को मिली वो देखने को मिली कि वैरायटी ऑफ पैटर्न्स को फॉलो किया गया है। पैटर्न की काफी ज्यादा भिन्नता यहां पर हमको देखने को मिली है जून के एग्जामिनेशन पैटर्न में। अब यहां पर लास्ट बात आती है कि सर अब ये भी बता दीजिए कि लेवल कैसा था। तो कहीं कहीं किसी शिफ्ट में लेवल बहुत हार्ड था, किसी शिफ्ट में लेवल बहुत ज्यादा ईजी था। तो इन दोनों को जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज इसका निकल के आता है कि पेपर 1 का जून की परीक्षा के लिए जो लेवल था वो था मॉडरेट का लेवल। ठीक है, अब इन सब से कैसे आप कोप अप करोगे? हमारे बैचेस लाइव हैं दिसंबर के लिए। ठीक है, उन बैचेस में जाके आप इनरोल करिए और यूज करिए हमारा कोड MASIR विच इज मसरूर अख्तर सर। ठीक है, अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाके आप इन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं दिसंबर के लिए। और पेपर 1 की जो क्लास है वो 7 जुलाई से लाइव हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा हमको टाइम मिलेगा और उतना कॉम्प्रिहेंसिवली हम अपने दिसंबर के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ फीडबैक होगा आपका, तो इस फीडबैक को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।